एक बार फिर एमकेसी क्लासेज में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन यूपीपीसीएल से, कहानी उसे कहते हैं। इसी के साथ एक नया टॉपिक, आइए देखते हैं। सबसे पहले अल्टरनेटर क्या है। अल्टरनेटर क्या है? तो अल्टरनेटर एक ऐसी मशीन है, अल्टरनेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है? अल्टरनेटर। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या ज़रूरतें हैं? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर घूमने वाला भाग, कार्बन ब्रश या स्लिप रिंग, और चौथा क्या है? मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा। तो ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक ये चारों रहेंगे नहीं तब तक आप अल्टरनेटर को चला नहीं सकते। तो इन चारों का रहना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर, कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग और मैकेनिकल एनर्जी। अब आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? बॉडी। क्या है? बॉडी। बॉडी अथवा इसको बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। ये कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। कास्ट स्टील जो कास्ट आयरन का बना होता है, ये छोटे प्रकार के अल्टरनेटर में यूज किया जाता है, और जो कास्ट स्टील का बना होता है ये बड़े प्रकार के अल्टरनेटर में, किसमें? बड़े प्रकार के अल्टरनेटर में यूज किया जाता है। कास्ट स्टील बड़े प्रकार में क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी चुंबकशीलता अच्छी होती है। क्या होती है? चुंबकशीलता उसकी अच्छी होती है। अब बात करें बॉडी का काम क्या है, बॉडी का वर्क क्या है। बॉडी का पहला काम है सभी भागों को सुरक्षित रखना, और दूसरा चुंबकीय रेखाओं को पथ प्रदान करना। चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना, ये बॉडी का मुख्य काम है। ये दो काम है। स्टेटर, ये जो स्टेटर होता है, स्टेटर है स्थिर रहने वाला भाग। जो अपना स्टेटर है वह स्थिर रहने वाला भाग है। क्या है? स्थिर रहने वाला भाग। स्थिर रहने वाला भाग। स्टेटर क्या है? स्थिर रहने वाला भाग है। और यह लेमिनेटेड स्टेपिंग पत्तियों को बनाई जाती है। लेमिनेटेड स्टेपिंग पत्तियों की बनाई जाती है। लेमिनेट करने का मेन प्रयोजन क्या है? एडी करंट लॉस कम हो। एडी करंट लॉस कम हो, इसलिए पत्तियों को क्या किया जाता है? लेमिनेट किया जाता है। तो यह है स्टेटर। अब बात करते हैं रोटर की। रोटर ये घूमने वाला भाग होता है जिस पर रोटर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, और उसे पृथक डीसी सप्लाई द्वारा जोड़ दिया जाता है। पृथक डीसी सप्लाई द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो ये डीसी सप्लाई किसके द्वारा प्रदान होता है? ये डीसी शंट जनरेटर है। डीसी शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर। क्या होगा?
तो ये जो डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है शंट जनरेटर अथवा कंपाउंड जनरेटर के द्वारा प्रदान की जाती है। किसको? फील्ड वाइंडिंग को। रोकर फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर द्वारा दी जाती है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। टाइप्स ऑफ रोटर। रोटर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। पहला सैलिएंट और दूसरा सिलेंड्रिकल। सैलिएंट को बोलते हैं समुन्नत। सैलिएंट को क्या बोलते हैं? समुन्नत। और सिलेंड्रिकल को बोलते हैं बेलनाकार। अब इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो सैलिएंट पोल जो है, जो सैलिएंट पोल रोटर है, इसका जो व्यास है, व्यास अधिक होता है। व्यास अधिक और लंबाई कम। लंबाई क्या? कम। और सिलेंड्रिकल का उल्टा, व्यास कम, लंबाई ज़्यादा। अब बात करें पोलों की, तो पोलों की संख्या सैलिएंट में ज़्यादा होता है, लगभग 6 से 40। इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। और सिलेंड्रिकल की बात करें तो पोलों की संख्या कम होती है, 2 से 4, इसलिए जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है। अब सैलिएंट पोल शोर ज़्यादा करता है, और इसमें सिलेंड्रिकल में शोर कम होता है। और जो सैलिएंट प्रकार का पोल है वो यूज करते हैं हाइड्रो अल्टरनेटर में। कहाँ यूज करते हैं? हाइड्रो अल्टरनेटर में। सिलेंड्रिकल यूज करते हैं टर्बो अल्टरनेटर। सिलेंड्रिकल कहाँ यूज करते हैं? टर्बो अल्टरनेटर। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक्साइटर के बारे में देखेंगे। एक्साइटर के तौर पे शंट अथवा कंपाउंड जनरेटर कार्य करता है जो शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है? रोटर शाफ्ट पर। तो एक्साइटर शंट अथवा कंपाउंड जनरेटर का कार्य करता है, या शंट अथवा कंपाउंड जनरेटर कार्य करता है जो शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। जो 110 से 250 वोल्ट सप्लाई उत्पन्न करता है, और उसे दो स्लिप रिंग द्वारा फील्ड वाइंडिंग को दे दी जाती है। और वह मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। स्टार बनाइएगा, लिखिएगा इसमें एक्साइटर के सीरीज में, एक्साइटर के सीरीज में एक रियोस्टेट संयोजित किया जाता है, रियोस्टेट संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है, जो उत्तेजना को घटाने बढ़ाने का काम करता है, घटाने बढ़ाने का कार्य करता है। तो एक्साइटर के सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है जो उसके एक्साइटेशन को कम ज़्यादा करने के लिए काम में लाया जाता है। चालक में विद्युत वाहक बल, चालक में ईएमएफ जो है वो E बराबर VLV साइन थीटा। क्या है? E बराबर VLV साइन थीटा। V क्या है? यहाँ पे स्पीड है, L है लंबाई, V है फ्लक्स घनत्व। अब मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट करने के लिए, मैक्सिमम ईएमएफ प्राप्त हो में इसके लिए जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यूपीपीसीएल में आया है। मैक्सिमम विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनना जरूरी है। जो मैक्सिमम विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए एंगल कितना बनना जरूरी है? 90 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी यह बराबर होता है Pn/120। P क्या है? पोलों की संख्या, N क्या है? घूर्णन गति। क्या है N? घूर्णन गति। तो जो ये F है, ये विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी F बराबर Pn/120। तो अब हम जहाँ तक जानते हैं कि F को स्थिर रहना जरूरी होता है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी रोटर की घूर्णन गति पर डिपेंड करती है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी रोटर की घूर्णन गति पर डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी को स्थिर रहना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रहना जरूरी है, इसलिए एनवी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। देन इस अल्टरनेटर को बोला जाएगा, अल्टरनेटर को बोला जाता है सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर। फ्रीक्वेंसी समानुपाते स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहना जरूरी है अल्टरनेटर में। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गए तो स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए अल्टरनेटर को बोला जाता है सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर, बात करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर की। सिंक्रोनस जनरेटर लीडिंग, लैगिंग और यूनिट तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पे काम करता है। तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य करता है। तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य करता है। ठीक है। लीडिंग, लैगिंग और यूनिट तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पे कार्य करता है कौन? सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक इसी तरीके से सिंक्रोनस मोटर भी तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पे काम करता है, चाहे वो लीडिंग हो, लैगिंग हो या यूनिटी पावर फैक्टर हो। क्लियर? जो स्लिप रिंग लगा होता है वो किसका बना होता है? बहुत क्वेश्चन आता है। स्लिप रिंग
किसका बना होता है? तो जो अपना स्लिप रिंग होता है वो तांबे और पीतल का बना होता है। तांबे प्लस पीतल। तो स्लिप रिंग किसका बना होता है? तांबा प्लस पीतल। अगर बात करें कार्बन ब्रश की, कार्बन ब्रश जो है वो छोटी मशीनों में कार्बन की बनी होती है। छोटी मशीन में कार्बन की और बड़ी मशीन में कार्बन प्लस कॉपर की। कार्बन प्लस कॉपर की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप रिंग जो बना होता है तांबे और पीतल का बना मिश्रण के बना होता है। कार्बन प्लस अगर छोटी मशीन में यूज की जा रही है तो कार्बन की, और बड़ी मशीन में यूज की जा रही है तो कार्बन प्लस कॉपर की। बात समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ अल्टरनेटर। ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ अल्टरनेटर। ईएमएफ इक्वेशंस होता है E बराबर 4.445 इंटू टी, क्या बोल TPH। E बराबर 4.445 TPH। टी क्या है? प्रत्येक फेज में टर्न। टी है, टी यहाँ पे क्या है? प्रत्येक फेज में टर्नों की संख्या। टर्नों की संख्या। टी यहाँ पे क्या है? प्रत्येक फेज में टर्नों की संख्या। कितना बात समझ में आ गया? ठीक। अब बात करते हैं, एक संबंध आता है मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में संबंध क्या है। एक संबंध और बनाते हैं, मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में जो संबंध है तो ये है इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर P/2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, या लिख सकते हैं और मैकेनिकल डिग्री बराबर 180 गुणे पोल। जबकि मैकेनिकल डिग्री जो अपना होता है नॉर्मली वो होता है 360 डिग्री। मैकेनिकल डिग्री जो होता है वो कितना होता है जनरली? 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गया? इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री में जो संबंध है, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर पोल बटा 2 गुणे मैकेनिकल डिग्री, या इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 गुणे पोल। अब मैकेनिकल डिग्री बराबर क्या होता है? 360। क्या होता है मैकेनिकल डिग्री बराबर? 360। बात करते हैं फुल पिच की। ये कहता है एक पोल से दूसरे पोल के मध्य में जो एंगल बने वो बने 180 डिग्री का, तो इसको बोला जाएगा फुल पिच। क्या बोला जाएगा? फुल पिच बोला जाएगा। इस समय जो कॉइल स्पैन फैक्टर होगा, कॉइल स्पैन फैक्टर हमेशा 1 होगा। फुल पिच के लिए कॉइल स्पैन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। फुल पिच के लिए कॉइल स्पैन फैक्टर क्या होगा? 1 होता है। कॉइल स्पैन फैक्टर को हम केसी बोलते हैं, तो केसी बराबर 1। जब दो पोलों के मध्य में डिग्री कितना? 180 डिग्री। अब बात करते हैं शॉर्ट पिच की। दोस्तों अब बात करते हैं शॉर्ट पिच की। शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच क्या होता है? शॉर्ट पिच ये है कि जब दो वाइंडिंग के बीच में कितना है? 180 डिग्री, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम हो जाए। 180 डिग्री से थोड़ा कम हो जाए। कितना कम हो गया? अल्फा डिग्री। कितना कम हो गया? अल्फा डिग्री। और ये कितना था? 180। तो यहाँ पे जो फार्मूला मिलता है शॉर्ट पिच बराबर, शॉर्ट पिच का जो फार्मूला मिलेगा वो केसी बराबर कॉस अल्फा/2। अल्फा क्या है? शॉर्ट किया हुआ है। केसी का मान क्या होगा? केसी बराबर कॉस अल्फा/2। और ये हमेशा 1 से क्या होगा? केसी का मान हमेशा 1 से
कम होगा, 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा डिग्री हमने क्या कर दिया, 60 कर दिया। 180 से अल्फा डिग्री कम कर दिया तो केसी बराबर cos अल्फा बाई 2 मिल गया। तो केसी का मान हमेशा 1 से कम होगा, जबकि फुल पिच में केसी का मान क्या होगा, 1 होगा। तो जब दो कॉइलों के बीच में जो डिग्री बनेगा 180 होगा तो फुल पिच कहलाएगा, 180 से कम होगा तो शॉर्ट पिच कहलाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन में स्पीड और लोड करंट दोनों को कर दिया जाए कांस्टेंट। क्या कर दिया जाए दोस्तों? कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसके फुल लोड से नो लोड में होने वाला वोल्टेज परिवर्तन, फुल लोड से नो लोड में होने वाला वोल्टेज परिवर्तन ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, अर्थात प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन बराबर VNL माइनस VFL अपान BFL गुणे 100। यह है वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला अल्टरनेटर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन में आया है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या है। बात समझ में आ गई? तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का। जो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का मान पावर फैक्टर पे भी निर्भर करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक नोट लिखिएगा कि प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का मान पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। यदि लीडिंग पावर फैक्टर है, पहला लीडिंग पीएफ है यदि, तो इसमें लोड करंट अगर बढ़ रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। लीडिंग पावर फैक्टर में लोड करंट बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। और लैगिंग में क्या होगा, लैगिंग में पावर फैक्टर यदि लोड करंट बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। तो दो कंडीशन बनते हैं। अगर लीडिंग पावर फैक्टर है तो लोड बढ़ने पे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो लोड करंट बढ़ने से अपना टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा। ये कारण क्या है, रीजन, ऐसा क्यों होता है, ये रीजन जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोड द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप क्या है, लोड द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप क्या है, रीजन क्या है, लोड द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है यूपीपीसीएलटी 2 में, इसलिए यहाँ। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। ये सिंक्रोनाइज क्या है? सिंक्रोनाइज दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समानांतर में चलाने की प्रक्रिया। दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समानांतर में चलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहलाती है, सिंक्रोनाइजेशन। तो समानांतर में चलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सिंक्रोनाइजेशन। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समानांतर में चलाने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या है, जो मशीन पहले से चल रही है एज ए M1, इसको बोला जाएगा रनिंग मशीन। क्या बोला जाएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग मशीन। और जो बाद में आके जुड़ेगा दूसरा मशीन, उसको बोला जाएगा इनकमिंग मशीन। क्या बोला जाएगा? इनकमिंग मशीन। क्या बोला जाएगा दूसरे को? इनकमिंग मशीन। अब जरूरी है कि दो अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है। तो दो अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाने के लिए शर्तें, आवश्यक शर्तें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक शर्तें। कब? दो अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाने की, समानांतर में चलाने की, समानांतर में चलाने के लिए, चलाने के लिए। तो दो अल्टरनेटर को समानांतर में चलाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। हर बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि टर्मिनल वोल्टेज सेम हो। पहला, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो? सेम हो। दूसरा, फेज सीक्वेंस सेम हो। फेज सीक्वेंस क्या हो? फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और तीसरा जो बहुत ज़रूरी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये जब तक तीनों सेम नहीं होगा तब तक आप किसी भी अल्टरनेटर को पैरेलल में नहीं चला सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज VT, RYV और AF। तो आपको अल्टरनेटर को समानांतर में चलाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज समान हो, और दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए दोनों अल्टरनेटर की, और जो फेज सीक्वेंस है RYV ये भी समान होनी चाहिए। तभी आप किसी अल्टरनेटर को समानांतर में प्रचलित कर सकते हैं। और समानांतर में प्रचलित करने के जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं? तो समानांतर में जब अल्टरनेटर को प्रचलित किया जाए या चलाया जाए तो उस कंडीशन में इजी ओवरऑलिंग हो सकता है, ब्रेकडाउन होने की संभावनाएं नहीं होंगी, और जो फुल लोड पे चला सकते हैं, अल्टरनेटर को फुल लोड पे चला सकते हैं, जिससे अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। जब फुल लोड पे चलाया जाएगा तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेथड की। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेथड या सिंक्रोनाइजिंग मेथड। सिंक्रोनाइजिंग मेथड। अब बात करते हैं सिंक्रोनाइजिंग मेथड। ये कैसे जानेंगे ये दोनों अल्टरनेटर हमारे सिंक्रोनाइज हो गए? इसके लिए दो विधि अपनाई गई। इसके लिए दो विधि अपनाई गई, एक लैंप मेथड द्वारा, लैंप मेथड, एक सिंक्रोनोस्कोप मेथड। सिंक्रोनोस्कोप मेथड। अब बात करें लैंप मेथड में भी दो प्रकार से अपनाई गई। लैंप मेथड में भी दो प्रकार से अपनाई गई, एक ब्राइट लैंप विधि, 3 ब्राइट लैंप विधि, एक 3 ब्राइट लैंप मेथड और एक 2 ब्राइट लैंप मेथड। टू ब्राइट लैंप मेथड। अब बात करते हैं 3 ब्राइट लैंप विधि में। इसमें थे कि तीनों बल्ब एक साथ जलते थे, तीनों बल्ब एक साथ बुझते थे। तो तीनों बल्ब एक साथ जलते या बुझते थे और समान रूप से प्रकाशित होते थे, समान रूप से प्रकाशित होते थे। ये समझा जाता है जब कंडीशन तीनों बल्ब समान रूप से जलते या बुझते थे
तो इसको समझ लिया जाता था कि दोनों अल्टरनेटर आपका सिंक्रोनाइज हो गया, अब इसको चला सकते हैं। तो टू ब्राइट लैंप विधि में, जो टू ब्राइट लैंप विधि में था कि दो लैंप जो थे, दो लैंप समान प्रकाश देते थे, समान प्रकाश देते थे और एक बुझा रहता था, और एक बुझा रहता था। तो ये मान लिया जाता था कि दोनों अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो गए, अब इसको हम चला सकते हैं। क्लियर। तो लैंप मेथड में दो विधि, थ्री ब्राइट लैंप मेथड में एक साथ जलते बुझते थे और समान रूप से प्रकाशित होते थे। टू ब्राइट लैंप में दो लैंप समान रूप से प्रकाशित होते थे और एक बुझ जाता था। तो ये माना जाता था कि ये सिंक्रोनाइज हो गया। अब सिंक्रोनोस्कोप में क्या था, सिंक्रोनोस्कोप में एक जनरेटर प्रयोग किया गया, टू फेज एक जनरेटर प्रयोग किया गया। इसमें दो वाइंडिंग की गई, एक स्टेटर और एक रोटर, और दोनों पे दो दो वाइंडिंग की गई, जिससे यहाँ टर्मिनल मिल गए 4। टर्मिनल कितने मिल गए, टर्मिनल मिल गए आपको 4। अब 4 टर्मिनल मिल गए। जो इसको सप्लाई दी जाती थी वो पीटी के द्वारा दी जाती थी। सप्लाई किसके द्वारा दी जाती थी, पीटी, क्योंकि 110 वोल्ट पे ये अपना सिंक्रोनोस्कोप जो मोटर था या जो जनरेटर था वो 110 वोल्ट पे काम करता था, इसलिए इसको पीटी से कनेक्ट कर दिया जाता था। इसमें एक पॉइंटर होता था, और जब पॉइंटर आपका सीधा रहता था तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन माना जाता था सिंक्रोनाइज का, सबसे बेस्ट कंडीशन माना जाता था सिंक्रोनोस्कोप या सिंक्रोनाइजिंग मेथड का। आप बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आज का रहा एक अल्टरनेटर चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन, और इस तरीके से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और आप एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना यूपीपीसीएल TG2 में फाइनल सिलेक्शन लें। थैंक यू, धन्यवाद।